आरक्षण जो है वो आर्थिक रूप से होना चाहिए पहला। दलितों में एक वर्ग विशेष ऐसा है जिसके साथ अन्याय होता है। क्यों होता है ये किसी ने नहीं बताया आज तक, लेकिन हमारे यहाँ जो लोग हैं वो खुद आपस में लड़ते हैं इसी बात पे कि तुम हमारे मंदिर पे कैसे चले गए। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि तुम लोग ये चमड़े का व्यवसाय करते हो, तुम हमारे मंदिर में कैसे घुस सकते हो। हम लोग बाई फैमिली थाईलैंड रहते हैं, वहाँ पे बुद्ध भगवान की पूजा की जाती है अहिंसा के सबसे बड़े वो माने जाते हैं। लेकिन वो वाले गाय से लेके कुत्ता, सुअर, मछली जो पाते हैं सुबह भगवान को भोग लगाते हैं। भैया मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मेरे आगे कोई मांस काटने वाला लेके आएगा कहेगा भैया पानी पी लो, मैं तो नहीं पीऊँगा। सर, राजा का बेटा राजा नहीं होगा हम मानते हैं, सीएम का बेटा सीएम नहीं होगा मानते हैं, पीएम का बेटा पीएम नहीं होगा आप मानते हैं। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है भैया जी गजब में। हर रोज़ हम एक स्टोरी करते हैं 2024 को लेके, लेकिन आज हमने सोचा क्यों ना उस मुद्दे पे बहस की जाए जिस पे लोग हजारों सालों से डिस्कस करते हैं। कभी कोई भीम आर्मी लेके चलता है, कभी कोई ब्राह्मण, कभी कोई मुसलमान, कभी कोई हिंदू बनता है। तो इस मुद्दे पे हम क्यों ना बहस करें, लोगों से बातचीत करें। तो सबसे पहले आपका क्या नाम है? मेरा नाम दुर्गेश कुमार है। आप ये बताइए कि जो लोग, सबसे पहली बात तो जो लोग कहते हैं कि हमारे साथ कास्टिज्म होता है या दलितों के साथ गलत हुआ है या ब्राह्मणों को आरक्षण नहीं मिल रही है, ईडब्ल्यूएस में मिल रहा है, ब्राह्मणों को पढ़ाई में दिक्कत होती है, तो उससे आप कहीं खफा है या इसको लेके आप क्या सोचते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि ऐसी चीज़ें आर्थिक रूप से होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं ये जो आपने बात करी आरक्षण की, आरक्षण जो है वो आर्थिक रूप से होना चाहिए पहला। दूसरा, ये जितने भी आपने कास्टिज्म के बेसिस पे आपने चीज़ें बोली, अगर कहीं देश में भेदभाव हो रहा है या किसी भी प्रकार की प्रताड़ना वाली चीज़ें अगर हो रही हैं तो उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी दे रखी है। बहुत सारे एक्ट लगा रखे हैं जहाँ पर उनको राइट मिलता है कि वो इस चीज़ के बेसिस पे अपने हक की लड़ाई कर सके। और आरक्षण जो है वो मेरा मानना है कि आधार आर्थिक रूप से ही होना चाहिए। चलिए, आरक्षण वाला जो है एक डिबेट बहुत अलग हो जाता है, वो एकदम बहुत बड़ा विषय है आरक्षण पे। लेकिन अगर जाति भेदभाव की बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि एक्ट लगा के रखा हुआ है, लेकिन कई ऐसी भी जगह आईआईटी जैसे जगहों पे, दिल्ली जैसी जगहों पे लोगों के साथ हो रहा है, कई चीज़ें हो रही हैं, लोगों के साथ भेदभाव हो रहे हैं जिसकी वजह से लोग सुसाइड कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। उसको लेकर इसके लिए मैं मानता हूँ, इसके लिए हमारे देश का जो पॉलिटिक्स है ना वो कसूरवार है कि आखिरकार पिछले 70 सालों में आज भी हमारे देश के अंदर ऐसे विषैले जहरीले जो कुछ प्रचलन में चीज़ें हैं उसको ख़त्म नहीं कर पाई अगर सरकारें 70-75 सालों के अंदर भी। तो ये मैं मानता हूँ कि हमारे देश की सरकारों का जो है बहुत बड़ा फेलियर है। इसकी जिम्मेदारी उनको ही लेनी चाहिए। आपको नहीं लगता जनता को खुद होना चाहिए? जैसे आप एक आदमी हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं दलित हूँ तो आपको जैसे छू दिया तो आपको क्या लगना चाहिए कि नहीं छुआ? नहीं, मुझे कुछ नहीं लगना चाहिए। की दायित्व है। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं या किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। मेरा ये मानना है कि जो अधिकार मुझे मिलने चाहिए वो आपको मिलने चाहिए और जो आपको मिल रहे हैं वो मुझे मिलने चाहिए। मेरा ये मानना है। आपके आसपास क्या होता है? जैसे आप देखते होंगे, आपने ऐसा तो देखा ही होगा कि होता है कास्टिज्म। देखिए, मेरे एक्सपीरियंस में ऐसी चीज़ें देखने को नहीं आई हैं, लेकिन मैं ऐसी चीज़ें जब सुनता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं भी, तो मुझे कहीं ना कहीं, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि जब 70 साल में देश में आज़ाद हुआ तो ऐसे नियम क्यों नहीं बनाए गए कि कास्ट को ख़त्म ही कर दिया जाए? क्यों नहीं बनाए गए? कास्ट को अगर ख़त्म कर देंगे तो जो लोग पिछड़े हैं, बहुत सालों से पिछड़े, जिनके साथ जातिवाद हुआ है, वो कहते हैं सारे ज़मीन जो है वो सारे ब्राह्मण, ठाकुरों और जो जनरल कैटेगरी के पास है। तो हम लोग जब तक दलित और वैसे और सारे लोग जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं बराबर पे नहीं आ जाते तब तक आरक्षण। सुनिए, यही तो दुर्भाग्य है ना, ये आपने जो बताई है ना, ये ब्रेन वॉश की गई पॉलिटिक्स के द्वारा ही बताया जाता है। ये कहीं ना कहीं सोशल जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री मिटा करके दोबारा लिखी हुई हिस्ट्री के बारे में आप बात कर रहे हैं। जहाँ तक मैं मानता हूँ, आपने चमर वंश का जो है राजकाल सुना होगा, आपने मौर्य वंश का जो है राजकाल सुना होगा। मौर्य क्या हुए? आज के ओबीसी। चमर वंश के बारे में बात की जाती है तो आज के टाइम पे जो एक शब्द दिया है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि मेरे लिए सम्मानित हैं वो सभी लोग। आपने साउथ में वर्मा नाम से भी राजा हुआ करते थे, उनके बारे में आपने सुना होगा। तो इस देश के जितने भी राजा हैं ना, आप मुझे एक दो, अगर मैं बात करता हूँ मराठों के बीच में जो मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, मुझे बिल्कुल नाम याद नहीं आ रहा, वो एक इकलौते शासक थे जो ब्राह्मण कैटेगरी में आते थे। अन्यथा बाकी जितने भी शासक हुआ करते थे वो सभी
जो क्षत्रिय कोई कास्ट नहीं होती है। क्षत्रिय जो है वो अपने लोगों की देखरेख करने वाले को क्षत्रिय कहा जाता है। जो व्यवसाय को देखरेख करता है उसको वैश्य कहा जाता है। टाइम पे जो राजपूत होते हैं वो मानते हैं, वो खुद को आप मानते हैं। तो भैया आज के समय में आपको ऐसे मुस्लिम भी मिल जाएंगे जो रिक्शा चला रहे होते हैं और बोलते हैं कि हम मुगल साम्राज्य के लोग हैं, मुगल के वंशज हैं। तो ऐसे लोगों को क्या है बदला जाएगा? ऐसे लोगों को आप बदल नहीं सकते हैं, लेकिन बदलने की ज़रूरत है। आपने बात कही कि आदमी को खुद से सोचना चाहिए। अगर इंसान खुद से सोचता और कानून की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती तो आज हमारे देश में जो जनसंख्या है, आप मुझे बताएंगे कि 1947 में हमारे देश की जनसंख्या कितनी थी? एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन अभी लगभग एक अमाउंट बताएंगे आप? एक फिगर बताएंगे आपकी कितना रहा होगा? 31 करोड़ 31 ये इन्होंने बताया। लगभग 30 करोड़ की जनसंख्या हमारी 1947 में थी। आज कितनी है आप बताएंगे? 145 करोड़। लगभग 145, यानी कि ऑलमोस्ट 5 गुना बढ़ गया। क्या हमारे देश के लोग जागरूक नहीं हैं कि जिस देश में इतनी ज़्यादा गरीबी है उस देश के अंदर पॉपुलेशन इतने लेवल पे बढ़ रही है? जब आपको अपने 2 बच्चों की पालने की हैसियत नहीं है तो आप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 करते चले जा रहे हैं। जब आपको कोई वहाँ समझाने जाता है तो आप कहते हैं ये ऊपर वाले की देन है। नहीं, हाँ ठीक है, वो आप मैं किसी तरह जोड़ नहीं रहा हूँ। मैंने यहाँ पर ऊपर वाला इसीलिए बोला है कि बहुत से लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। लोग बदलना नहीं चाहते, वहाँ पे कानून की ज़रूरत है। अभी राजस्थान में कई जगहों पर जैसे कास्टिज्म हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले बच्चे को मार दिया गया है, ठीक है, उसको लेके क्या कहेंगे? मतलब ये दुष्प्रभाव है, ये दुष्परिणाम है। उन्हीं चीज़ों की बात कर रहा हूँ मैं अगेन, जो 70 साल पहले हो जाना चाहिए था। आज के टाइम पे हम जब कोई सरकारी जॉब का फॉर्म भरते हैं वहाँ पर नेशनैलिटी पूछी जाती है कि नेशन क्या है आपका, ठीक है, जहाँ पे हम लोग अक्सर इंडियन लिखा करते हैं। वहाँ पर जो है रिलीजन पूछा जाता है, किस रिलीजन से हैं। वहाँ पे कास्टिज्म क्यों पूछा जाता है? दलितों के साथ गलत हुआ या अच्छा हुआ? मेरा मानना है ये है कि हिस्ट्री में जो बताई गई चीज़ें हैं वो हमारे देश के लोगों को अखंडित करने के लिए किया जाता है। कहीं ना कहीं जो भी जगह पर ऐसी कुछ चीज़ें वारदात में जो सुनने में आती हैं कि हाँ कहीं से अगर कोई राजपूत या ठाकुर घराने के लोग हैं उनके सामने से घोड़े पे बैठ के दूल्हे नहीं जा सकते हैं, जो छोटी कास्ट में आते हैं, उनकी नज़र से, मेरे नज़र से नहीं, मैं तो उनको इक्वल मानता हूँ। तो उनके साथ में अगर इस तरह के भेदभाव होते हैं तो ये गलत है और इसकी जिम्मेदारी सामाजिक लोगों को लेनी चाहिए। आगे बढ़ के आना चाहिए, लोगों को इक्वल करने की ज़रूरत है, एक करने की ज़रूरत है। और जब हमारा देश एक होगा, दंगे फसाद ख़त्म होंगे और देश हमारा आगे बढ़ेगा। हमारे देश की इतनी ज़्यादा क्षमता है कि हम लोग टॉप पे जा सकते हैं। नवादा की मैं बात, सॉरी एक मिनट और मैं एक बात करूँगा, नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करूँगा। नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने तोड़ा और क्यों तोड़ा, किस विचारों से तोड़ा गया, आप बताएंगे? क्या मंशा थी? आप पहले की जो आक्रांता आते थे देश के अंदर वो क्षति पहुंचाते थे। आपने राजा को से युद्ध किया, राजा को हराया, राजघराने में आपने कब्जा किया, राजघराने को लूटा, ठीक है, समझ में आता है। आपने मंदिरों को तोड़ना शुरू करा, आपने जो है गुरुकुलों को तोड़ना शुरू करा, आपने विश्वविद्यालयों को तोड़ना शुरू करा। किस लिए किया? आपने जो है नालंदा यूनिवर्सिटी को फूंक दिया, वहाँ के इतिहासों को बर्बाद कर दिया। आपने क्यों बर्बाद कर दिया? ताकि आपके द्वारा लिखित जो हिस्ट्री है वो लोगों तक पहुँचे और लोग एक दूसरे के साथ में भेदभाव करना शुरू करें, जो कि गलत है। ये कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ ब्रेन वॉश हुआ है लोगों का। में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि देवदासी प्रथा आपने सुनी होगी। किसने इसका विरोध किया आज तक? आप बताएंगे मुझे, किसी ने विरोध किया क्या? जितनी भी कुरीतियाँ हमारे देश में रही हैं उस समय के अनुसार वो आज के समय में बंद हैं। आज हमारा देश के लोग, बहुत से लोग संविधान के द्वारा जो एक एज बताई गई है शादी को लेकर के, मैरिज को लेकर के, वो पालन करता है। 20 साल 21 साल की जो एज की बात कही जाती है संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा, हम लोग उसका पालन करते हैं। तो हमारा जो रिलीजन है ना, हम लोग हमेशा स्वागत करते हैं किसी भी बदलाव के लिए। कंपेयर करते हैं, एक सेकंड, कुछ लोग ये कंपेयर करते हैं मुसलमानों जितनी यूनिटी हिंदुओं में नहीं है, आप मानते हैं? देखिए, मेरा कहना कुछ और है। हमारे यहाँ जो संविधान बनाया गया है, मैं सारा दोष उसको देता हूँ, क्योंकि इन लोगों ने बिना प्रॉब्लम को डिफाइन किए, डिफाइन किए कुछ चीज़ें हमारे ऊपर इम्पोज कर दी है जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना। अरे भैया, जिस देश में हर 20 किलोमीटर के बाद रंग रूप कास्ट रहन सहन सब कुछ बदल जाता है और वहाँ पे ये किसी जगह की चीज़ को लेके किसी जगह आपने भी एक मुद्दा उठाया था देवदासी का। पहले आपने संविधान वाली बात को क्लियर कीजिए, क्योंकि हमारे जो व्यूअर है ना वो कंफ्यूज हो जाएंगे। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? कभी का क्या तात्पर्य? हाँ, अब आपने बात करी थी, अब ये बात हमारी हो रही थी कि हमारे साथ दलितों के साथ अन्याय हुआ है। अब ये बताइए, दलितों में एक वर्ग विशेष ऐसा है जिसके साथ अन्याय होता है। क्यों होता है ये किसी ने नहीं बताया आज तक आपको। क्यों होता है उसके पीछे मैं बताता हूँ। आपसे एग्री करेंगे, डिसएग्री करेंगे, वो बाद में देख लेंगे, ठीक है। वो जो एक स्पेशल जाति है, ये लोग चमड़े का व्यवसाय करते थे,
ठीक है, उनकी जात में आप धोबी ले लीजिए, तेली ले लीजिए, कहार ले लीजिए, भूमिहार ले, जिसको चाहिए उसको उठा के ले लीजिए, पासी ले लीजिए, यादव ले लीजिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये सारे लोग आपस में इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, बट खाली उस जाति के साथ ये लोग ये व्यवहार नहीं करते। इसके लिए इसके पीछे रीज़न ये है कि वो लोग जो चमड़े का व्यवसाय करते थे, तो हमारे यहाँ मीट खाने की परंपरा नहीं रही है, जिसके नाते ये सब होता है। अब नई जनरेशन में लोग मांस मछली खाते हैं, तो उनको तो कब से खाते हैं लोग? अरे नहीं खाते। नहीं, मीट की अगर बात की जाए तो हाँ, मीट हमारे कभी भी रिलीजन का पार्ट नहीं रहा है, नॉनवेज कभी भी हमारे रिलीजन का पार्ट नहीं रहा है, पहला विषय। दूसरा, अगर बात करते हैं जितने भी इन्होंने कास्ट के नाम लिए, मेरे नज़र में ये कास्ट नहीं है, ये उस दौरान दिए गए एक कार्य प्रणाली के अंतर्गत चीज़ें आती थी कि आपको हमने दिया कि राजघराने के कपड़े धोने हैं, ठीक है, राजघराने ही नहीं, मैं बोलता हूँ कि जो सेना के जो लोग होते थे उनको एक होता था, आपको हथियार बनाना है, आपको जो है जूते बनाने हैं, आपको जो है घोड़े की रखवाली करनी है, आपको कपड़े धोने हैं, तो ये जिनको दिया गया ये उनके नाम पे टैग बनता चला गया। ये कोई कास्ट नहीं है, चाहे वो हमको बात करें धोबी की, चाहे हम बात करें जो इन्होंने शब्द दिया जो है चमड़ा निकालने वाली बात। मैं 500 साल पीछे की बात नहीं कर रहा हूँ, 500 साल पुरानी ये बात है ही नहीं। संवैधानिक प्रक्रिया की जो बात है, संवैधानिक प्रक्रिया में सबको ये जो जातिगत आरक्षण दिया गया है, ये जातियों का बंटवारा आप देखेंगी तो 150-200 साल पुरानी घटना है। आप क्या मान रहे हैं कि जो चीजें होती आई हैं, जैसे कि कोई कहता है पंडित है, ब्राह्मण है, जैसे आप दोनों ही ब्राह्मण हैं, तो आप दोनों को क्या लगता है पंडित हो जाना, पंडित मतलब हमारे हिसाब से जो पढ़े लिखे होते हैं? नहीं, हाँ बिल्कुल सही। तो जो आप ब्राह्मण हो गए वो अपने आप को पंडित नहीं कह सकते। ब्राह्मण होना अलग चीज है, पंडित होना अलग चीज है, है कि नहीं? अब अगर आप चमार में, अगर माफ कीजिए, अगर आप किसी को कोई कहता है चमार है, चमड़े का व्यवसाय करते हैं, तो टाटा और बाटा दो कंपनियां हैं, टाटा स्टील की कंपनी है और बाटा चमड़े की कंपनी है, और उसमें ब्राह्मण से लेके तमाम जातियां काम करती हैं, लेकिन उसको हम ऐसे नहीं बोलते कि ये चमार है या बाटा का काम करते हैं। तो ये जब आप उसको उस लेवल पे लेके जाएंगे तो आप नहीं बोल पाएंगे कि वो चमड़े का काम कर रहे हैं। एक मिनट, बाबा रामदेव जो है वो ओबीसी से आते हैं, ठीक है, उनके आगे कोई ब्राह्मण हो, कोई क्षत्रिय हो, कोई भी हो, उनके सम्मान में सारे उनके पैर छूते हैं। बाबा रामदेव के आगे कोई भी हो, सब उनका सम्मान करते हैं, सब उनके आगे झुकते हैं। बाबा रामदेव ने ऐसा क्या कर दिया? क्योंकि वो योग गुरु हैं, वो भगवा वस्त्र धारण करते हैं। अगर भैया हैं तो वही ना, क्यों है? योग गुरु का ये बोलना, देखिए अभी डिस्कस का मैटर हो जाएगा, नहीं मुझे पहले ये चीजें क्लियर। बात मत काटिए। ये जो है ये कल्चर की देन है, क्योंकि वो भगवा वस्त्र धारण कर रहे हैं, ये संविधान की देन नहीं है। अगर संविधान का देन होता वो अपने आप को यादव बोलते तो इस तरीके की पॉपुलैरिटी नहीं मिलती। तो आप किसी कल्चर को किसी बाउंडेशन से रूल रेगुलेशन बना के उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसका निराकरण कभी नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीजें परंपरा में होती है वो जो भगवा पहन ले, चाहे उसको आए समझ नहीं आए, उसको इज्जत देनी है, उसको उसकी इज्जत होती है, उसका अगर आपको नहीं पता होगा तो एक जाति होती है जिसको लोना चमार बोला जाता है, जो तंत्र विद्या के सबसे बड़े जानकार माने जाते हैं। उनकी पूजा सारे लोग करते हैं, चाहे ब्राह्मण हो चाहे कोई भी हो, जो भी है वो करते हैं। तो ये जो हमारे संविधान ने जो ये कास्ट इम्प्लीमेंट किया है, ये उसकी गलती है। और आप बताइए, अगर मैंने किसी भी स्कूल में आज तक मैंने अपने जीवन में किसी SC ST वाले को गाली तो छोड़िए, मेरे गांव में 1000 की आबादी है और सबको बुला के खड़ा कर दीजिए, मैं 3 पीढ़ी की गारंटी ले सकता हूँ, सब लोग कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाए, भाई इतनी अच्छी फैमिली नहीं है, लेकिन मेरा तो कोई गुनाह नहीं ना उसमें, मैंने तो किसी को गाली नहीं दी। लेकिन हमारे यहाँ जो लोग हैं वो खुद आपस में लड़ते हैं इसी बात पे कि तुम हमारे मंदिर पे कैसे चले गए। क्योंकि वो कहते हैं कि तुम लोग ये चमड़े का व्यवसाय करते, तुम हमारे मंदिर में कैसे घुस सकते हो? क्यों नहीं जा सकते? देखिए रीजन उसके पीछे ये है कि वो मानते हैं कि ये लोग अपवित्र हैं और हम पवित्र हैं, दोनों एक ही कास्ट के हैं। यही गलत है। नॉनवेज में गलती किसकी है? टाइम पे बिहार की बात, आप बिहार के रहने वाले हैं? नहीं, गोरखपुर के। बिहार में अधिकतर जो ब्राह्मण कास्ट में आते हैं, जैसे कि आप बता रहे हैं, वो खाते हैं, बंगाल में खाते हैं, तो क्या वो पूजा करने नहीं जाते हैं? वो जाते हैं। समस्या यही है कि हमारे दिमाग में सही सी चीज़ें डाली नहीं गई हैं, उनको जो है लोगों को जो है गुमराह कर दिया गया है। मेरा ये मानना है कि चलिए ठीक है, कोई अगर व्यवसाय कर रहा है, ठीक है, कोई व्यवसाय कर रहा है, अगर हम बाटा की बात करिए, अगर हाँ मैं भी आप बाटा की बात कर रहे हैं, बाटा के जहाँ जो शोरूम है वहाँ पे मंदिर मिलेगा, मैंने कई बाटा के शोरूम में देखा है,
तो ये गलत नहीं है। आप जाइए, जो नियम पूजा पद्धति का होता है वहाँ पर आप जाइए, स्नान करके जाइए, आपको जो है चीज़ें आनी चाहिए पूजा पद्धति वाली। वहाँ पर किसी को भी आने से पहले रोकना जो है कहीं से भी जायज़ नहीं है। आप ये बात कहेंगे तो मीट के शॉप्स जो होते हैं वहाँ पे भी लोग मंदिर बना के रखते एक हैं। मिनट, हाँ रुक जाइए, रुक और एक तो शिवलिंग को तो एक किसी ने मीट चढ़ाया भी है, ये बहुत पुरानी कहानी है। जाइए। सुनिए, इसमें चढ़ाया गया है। मैं था काली माता के सामने तो कटते हैं, अरे रुक जाइए। कटते हैं। वो गलत है। गलत है, ऐसा ये कटते हैं, ये विरोध कोई नहीं कर रहा। मैं आपको बताता हूँ, हम लोग बाई फैमिली थाईलैंड रहते हैं, वहाँ पे बुद्ध भगवान की पूजा की जाती है। अहिंसा के सबसे बड़े वो माने जाते हैं, लेकिन वो वाले गाय से लेके कुत्ता, सुअर, मछली जो पाते हैं सुबह भगवान को भोग लगाते हैं। तो आप किसी परंपरा को किसी धर्म से नहीं जोड़ सकते। मैं बात कर रहा हूँ परंपराओं की, जो हमारे ऊपर इम्पोज किया गया है वो केवल झूठ के नाम पर इम्पोज किया गया है, उससे हमारे वास्तविक सोसाइटी का लेना देना नहीं है। लेट मी कंप्लीट माई वर्ड। अगर आपको पता हो मैं गाय काटता हूँ, कुछ करता हूँ, और मैं आपके घर पे जाऊँ तो मैं आपको गिलास में पानी दूं, क्या आप एक्सेप्ट कर लेंगी? कर लूंगी। आप वेजिटेरियन हैं, साफ सफाई। आपको पता है ना कि मैं ये काम करता हूँ, तो आप मेरे हाथ से पानी पियेंगे? कब नहीं पियेंगे। अगर मैं जानता हूँ कि कोई ये मीट काट यहाँ पे ना कंडीशन है, मैं बताती हूँ। अगर आप बहुत प्यासे हैं ना, आप बहुत प्यासे, आपको नहीं, मैं आपको कंडीशन दे रही हूँ। आप किसी चीज को कंडीशन पे अप्लाई मत कीजिए ना। मैं आपको एक बात नहीं, बात। अच्छा मैं भी आपसे एक बात, मैं अपनी बात कम बना देना भी गलत है। नहीं, मैं आपको एक चीज क्लियर करूं। अगर आपको दिन भर पानी ना दिया जाए और आपको कहीं बंद करके रखा जाए और आपको तब बोला जाए कि आप चाहे कितने भी बड़े पंडित हों, लेकिन उस समय आप भूल जाएंगे कि वो चमड़े का काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, आप पियेंगे। आप नहीं मानते इस चीज को? ये उदाहरण आपका गलत है। ये मेरा जो भी है, ये जबरदस्ती है, ये जबरदस्ती है। भैया मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मेरे आगे कोई मांस काटने वाला लेके आएगा, कहेगा भैया पानी पी लो, मैं तो नहीं पीऊंगा। नहीं, वो आप मानते हैं, आप मानते हैं। ये हकीकत है। ये मैं आपके सर पे गन रख दूं कि भाई मेरा इंटरव्यू नहीं चलाना, चला देंगे? नहीं चलाएंगी। तो आप किसी चीज को जबरदस्ती नहीं कर सकती। ये जो आपका जो उदाहरण था वो शायद सही नहीं था, मैं बताऊं आपको। आप अपना एग्जाम्पल दोस्त है, अगर वो पता लग जाए कि यहाँ सुअर काटा जाता है, वो खड़ा नहीं होगा यहाँ पे। तो ये देखिए, जो हकीकत है उसको एक्सेप्ट करना सीखिए कि हकीकत क्या है। आपको बीमारी लोगों का में एक चीज है, पता है क्या? मुस्लिम की अगर बात कही, अगर वो लोग सुअर नहीं खाते हैं तो उसमें कोई नहीं खाता, उस सब के लिए पाप है। लेकिन हमारे हिंदुओं में क्या है, एक कुछ ब्राह्मण है जो खाते हैं, चिकन खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, कुछ ब्राह्मण है जो उसको एकदम बाइकआउट करते हैं। कुछ कहते हैं हम वेजिटेरियन, कुछ कहते हैं हम नॉन वेजिटेरियन है। हमारे में ये है, हिंदुओं में ना ये प्रणाली है। कुछ कहते हैं कि हम हिंदू ही नहीं हैं, हम बौद्ध हैं। कुछ कहते हैं हम मानते ही नहीं है भगवान को। कुछ कहते हैं हमारे साथ जातिवाद हुआ है। ये चीज़ आप मानते हैं कि नहीं? देखिए, ये सब चीज़ें ट्रेंड में हैं। मैं बात करता हूँ बौद्ध की, जैसे उन्होंने बात करी। बिल्कुल, बौद्ध धर्म में जब आप जाते हैं, आपने बौद्ध को चुना इसलिए बिकॉज आपने उस आइडियोलॉजी को फॉलो किया है, पहली बात। दूसरी बात, जब आप किसी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं ना, तो वहाँ के जो सिस्टम होते हैं ना, उनको आपको फॉलो करना चाहिए। अगर आप बात करिए आपने थाईलैंड की, या आप बात करते हैं इंडिया में ही क्यों ना हो, बहुत से लोग बुद्धिस्ट हैं, और जब मैं मिलता हूँ कि बोलते हैं कि मैं बुद्धिस्ट हूँ, और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि नॉनवेज खाते हो, बोलते हैं हाँ, मेरे नज़र में बुद्धिस्ट नहीं है। क्योंकि बुद्धिस्ट होना मतलब ये है कि पहले तो आप हिंसा के खिलाफ हैं, और आप हिंसा करके अपना पेट पाल रहे हो तो आप बुद्धिस्ट नहीं हो। बिल्कुल क्लियर। मेरे नज़र में सबसे अगर कोई सॉफ्ट अगर रिलीजन है, रिलीजन मतलब ये खैर बुद्ध धर्म कोई रिलीजन नहीं है वैसे, ये भी एक वे ऑफ लाइफ है, जैसे हम हिंदुइज्म को बोलते हैं। बुद्धिज़्म भी ऐसा ही है कि वे ऑफ लाइफ है, जहाँ पर सिंपलिसिटी को जो है फॉलो किया जाता है। एक राजघराने का बंदा घर जो है त्याग करके बाहर निकलता है और सीखता है। जी, गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं। सिद्धार्थ जिनका नाम था, सिद्धार्थ नाम था उनका पहले, जिनके भी परिवार थे, राहुल नाम था उनके लड़के का, यशोधरा नाम था उनकी वाइफ का। तो मैंने उनको अच्छे से फॉलो किया और मैं उनको मानता हूँ। मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि मैं वेजिटेरियन हूँ, और इसलिए मैं ये बात हक से कह सकता हूँ। रही बात अगर किसी की, मैं फिर कार्य प्रणाली पाता हूँ कि हम सभी लोग हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लोग हम लोग सनातन धर्म के अंदर आते हैं, ये किसी का कोई जाति नहीं है। ये सिर्फ सबको जो है कार्य दिए गए थे एक समय पे। ब्राह्मण किसी को यदि दिया गया तो ब्राह्मण कहना और पंडिताई करना, पंडिताई दोनों का अलग अलग है। पंडिताई का मतलब जो पंडित जो है मंदिरों में पूजा करते थे वो होते थे पंडिताई, ठीक है। ब्राह्मण का अर्थ वो हो गया जिसको ज्ञान होना, ब्रह्म ज्ञान होना, जो कि आप मेडिकल सिस्टम में आयुर्वेद की अगर बात करते हैं, जो वेदों की बात करते हैं, आप इन सब विषयों की बात करते हैं, तो वो उसको ब्राह्मण कहा जाता है। तो आप अगर ब्राह्मण, तो आपके पास ज्ञान है उस तरीके? मैं आपको बता रहा हूँ उसके आगे की कहानी आप सुनते जाइए।
मैंने ब्राह्मण घराने में जन्म लिया जो आज के रूप से कहा जाता है, और मेरे रूप से कहा जाए कि मैं जिसको मैं डेफिनेशन जिसको मैं संविधान ने हमको प्रोवाइड मैं अपने कास्टिज्म को डिस्क्राइब करना चाहता हूँ कि कास्ट हमारा किस तरह से काम करता है। करता था, सॉरी क्षमा चाहूँगा, करता था जो आज के टाइम में बदल गया। तो उस समय पे यदि आप ब्राह्मण घर में जन्म लिए, जैसे राजा का बेटा राजा नहीं होगा हम मानते हैं, सीएम का बेटा सीएम नहीं होगा मानते हैं, पीएम का बेटा पीएम नहीं होगा आप मानते हैं, उसी तरीके से ये चीज़ इम्प्लीमेंट होती है। यदि आपने किसी घराने में जन्म लिया है, आप अपने कर्तव्यों के अनुसार आप उस प्रणाली को चेंज कर सकते हैं, उस पद को आप चेंज कर सकते हैं। यदि आप क्षत्रिय हैं और आप अपने राष्ट्र की, अपने राज्य की रक्षा नहीं कर सकते हैं, तो आपको क्षत्रिय कहलाना जायज़ नहीं समझता हूँ मैं। आपने किसी एक कुल में जन्म लिया जिसका काम है कि जो है लोगों को ज्ञान दे, और आप खुद अज्ञानी हैं, आपको वेदों का ज्ञान नहीं है, आप जो है आयुर्वेद हो गया या जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ आते हैं उनका ज्ञान नहीं है, तो आपको ब्राह्मण कहलाना पहली बात तो हक नहीं है। दूसरी बात, अगर आप फिर भी हैं अज्ञानता की वजह से छोड़िए, मेरा मानना है कि उसका भी एक अनुसरण करना चाहिए। एक ब्राह्मण होना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी दायित्व है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जहाँ पर आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना, जहाँ पर आपको एक रोल मॉडल सेट करना होता है। सवाल आ रहा है, अगर कोई दलित है या जिसको हम लोग दलित बोल रहे हैं, हम लोग जो बोलते हैं सो कॉल्ड समार है दलित ऐसी, अगर वो पढ़ाई करे तो क्या वो पंडित बन सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। बिल्कुल, तिरुपति में नियुक्ति हुई है, तिरुपति बालाजी के अंदर आप मानेंगे हुई है। मेरा जिन्होंने वेदों को पढ़ के गए हैं वो हमारे यहाँ जो टीचर था शुरू में, जो हमको बचपन में पढ़ाया था, ये मतलब 5 से लेके 8 साल तक, बाद में मैं कहीं और शिफ्ट हो गया, वो पढ़ाने वाला चमारी था, और वो हमारे बाप को भी पढ़ाया था। उनको क्या कहेंगे आप? वो उनको हमारे पंडित कहेंगे, उनके वहाँ हमारे यहाँ उनको पंडित ही बोला, उनको हमारे घर पे उच्च दर्जा बोला जाता भगवान के बाद में पंडित कुछ नहीं है, भगवान के बाद में किसी को दर्जा दिया जाता है वो गुरु को दिया जाता है, तो गुरु दर्जा उनको गुरु बोला जाता था। चलिए हम लोग इस चीज़ को यहीं पे समाप्त करते, तो हमारा सार यही था कि भाई जो मैं कुछ बोला चाहता हूँ, मेरा सिर्फ लास्ट में निवेदन ये है देश के लोगों से कि कृपया करके जातियों के नाम पे बटे नहीं, एक रहिए, ताकि किसी भी प्रकार से हमारा देश टूटे नहीं। बहुत से तरफ से हम जो घिरे हुए लोग हैं, और कहीं ना कहीं हमारे को अपनी संस्कृति पे ध्यान देना आवश्यक है, ना कि अपनी जात पे। तो जातियों से बाहर आइए और समझदारी से काम कीजिए। जैसे पंडित को आवेदन मिलता है अयोध्या में पंडिताई करने का, तो उसमें क्या ओबीसी SC ST आवेदन कर सकता है? ये क्यों नहीं? मैंने बात कही, आप मंदिर जाएंगे ना, अब आप अयोध्या की बात करें, मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ। अयोध्या में जितने भी लोग दास लगाते हैं ना, वो दास कोई ब्राह्मण नहीं है, ठीक है, उनको टाइटल ही ले दीजिएगा यदि आप किसी और कास्ट से आते हैं और आपने पूजा पद्धति, और मंदिर में बाकायदा वो सेवा करते हैं, मंदिर में बाकायदा वो पूजा पद्धति को अपनाते हैं, ठीक है। तिरुपति की बात मैंने बात कही, तिरुपति में नियुक्ति हुई है, बाकायदा नियुक्ति हुई है, क्योंकि उन्होंने वेदों को पढ़ा है। मेरे बहुत से दोस्त हैं जो यादव घराने से आते हैं और अभी दिल्ली में वो इस चीज़ को पढ़ रहे हैं। आप पढ़िए तो सही, आप ज्ञानों को ज्ञान लीजिए, आप आइए, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। मैं अपने आप से उनको ऊपर का दर्जा देने को तैयार हूँ। मेरे गुरुजी हुआ करते थे, वो भी यादव घराने के ही थे, और मैं उनके चरण स्पर्श करता था, और उन्होंने कभी भी इस चीज़ को संकोच नहीं किया। मेरे घर वालों ने कभी रोका नहीं कि भाई क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो मेरे लिए वो कोई कास्ट नहीं है, मेरे लिए वो मेरे गुरु हैं, समझ रहे हैं आप। तो आप कर्म अच्छे करिए बस। अब तो खैर ये सारी चीज़ें बदल गई हैं, आप लोग की जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। लेकिन जब एक चीज़ है जो हाईलाइट करने की है, वो है बौद्ध धर्म और जो हिंदू धर्म की बात कही जाती है कि जब हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं, तो जब हम अहिंसा की बात करते हैं, तो उसमें सुअर काटने और मांस खाने की जो बात आती है, इस पे आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा था ना, ये जो मांस खाने की परंपरा है, अगर इसको आप डीपली अध्ययन करेंगे तो ये हमारे यहाँ का कॉन्सेप्ट नहीं है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि पिछले 5 से 8 हज़ार सालों से हम लोगों के पास नदियों का और 6 तरीके का मौसम का और अन्न और दूध की भरपूर उपज होती थी, जिसके लिए हमें मांस की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी है। पॉपुलेशन इतना नहीं था ना, यही तो बात है। पॉपुलेशन नहीं, हमारे यहाँ 2 चीज़ें हमेशा कॉमन रही हैं, पहली पॉपुलेशन और दूसरी मौसम। तो हमारे यहाँ कभी अन्न की कमी हुई नहीं, जिसके नाते हमारे यहाँ मांस का प्रचलन नहीं हुआ। आप मेरे यहाँ से, आप यहाँ अफ़गानिस्तान से जैसे उत्तर होते जाएंगे, ना उनके पास उगाने को गेहूँ है, ना उनके पास पानी है। यहाँ तक कि अगर आप अमेरिका के नॉर्थ साउथ में आ जाइए, जहाँ पे मैं रहा हूँ, आप 6 महीने तक वो कुछ रहेगा ही नहीं। तो हम लोग इस मुद्दे पे बौद्धिस्ट से भी बात करेंगे। एक हमारे गुरुजी हैं, हम उनसे जाके बातचीत करेंगे कि भाई ऐसा ऐसा कहा जा रहा है, आपकी इस पे क्या राय है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ।